Who is to be blamed for starting World War One? Welcome to Study IQ. मेरा नाम है आदेश सिंह। वर्ल्ड वॉर वन दुनिया का पहला ऐसा वॉर था जिसमें एक अलग लेवल की सफरिंग्स और डेथ विटनेस की गई। इसकी डेवस्टेशन का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स 1.7 करोड़ के लगभग थी। इस वॉर में ब्रिटेन की कॉलोनीज, स्पेन, फ्रांस, रशिया, जापान, यूएस जैसी कंट्रीज शामिल थे। इसको हम द ग्रेट वॉर, द ग्लोबल वॉर और अ वॉर टू एंड ऑल वॉर्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे बड़ी लड़ाई है और आने वाले 50-60 सालों में ऐसी लड़ाई वापस से नहीं होगी। बट इसके 20 साल बाद जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसका नाम बदलकर वर्ल्ड वॉर वन रख दिया गया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन शुरू कैसे हुआ, कौन कौन सी ग्रुपिंग्स ऑफ कंट्रीज थी और पूरे आफ्टरमैथ में किसे ब्लेम किया जाता है फॉर स्टार्टिंग वर्ल्ड वॉर वन। पर सबसे पहले थोड़ा हमें उस समय की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा। बैकड्रॉप टू वर्ल्ड वॉर वन। दोस्तों, 19th सेंचुरी के एंड में वेस्टर्न नेशंस सिविलाइजेशन की रेस में सबसे आगे थे। नए नए इन्वेंशंस जन्म ले रहे थे, जैसे कि मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट्स, फैशन एटसेट्रा। इसी बीच कंट्रीज के आपस में ट्रीटीज साइन हो रहे थे, जिसके हिसाब से एक कंट्री पर अगर अटैक होगा तो दूसरी कंट्री उसकी हेल्प के लिए आगे आएगी। काफी सारे अलायंसेस बने। इन अलायंसेस का इंपॉर्टेंस हम आगे समझेंगे कि कैसे इन अलायंसेस ने नेशंस को दो ग्रुप्स में बांट दिया। टेरिटरीज की बात करें तो एक तरफ फ्रांस जर्मनी से एल्जास-लॉरेन वाला पार्ट वापस लेना चाहता था, जो फ्रांस ने लगभग 50 साल पहले एक ह्यूमिलिएटिंग वॉर में हारा था। तो दूसरी तरफ जर्मनी ज्यादा से ज्यादा एरिया अपने रूल के अंदर रखना चाहता था। वहीं ग्रेट ब्रिटेन अपनी नेवल शिप्स को मॉडर्नाइज करने में लगा था। बॉल्कन स्टेट्स के नेशंस सच एज बल्गेरिया 1908 में, रोमानिया 1881 में और अल्बानिया 1912 में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुए थे। इससे बाकी कंट्रीज में नेशनलिज्म का वेव चल रहा था। कुल मिलाकर पूरे यूरोप की सिचुएशन अनस्टेबल हो रही थी और सारे देश एक दूसरे की पीठ पीछे अलायंसेस बनाने में लगे थे। इन सारे इवेंट्स से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होने लगी थी। धीरे धीरे वर्ल्ड की मेजर पावर्स टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। एक था एलाइड पावर्स, जिसमें रशिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए और जापान था। यूएसए ने 1917 में एलाइड पावर्स को ज्वाइन किया था। दूसरी साइड थी सेंट्रल पावर्स, जिसमें ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी, जिसे हैब्सबर्ग डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा जर्मनी और मॉडर्न डे टर्की का ऑटोमन एम्पायर था। इस ब्रीफ बैकग्राउंड के बाद अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन की। कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। दोस्तों, कॉजेज की बात करें तो 4 मेन रीजंस रहे वर्ल्ड वॉर वन के। पहला था मिलिटरिज्म। आपस में आर्म्स रेस, मशीन गन्स, टैंक, बड़ी आर्मीज, नेवल शिप्स दुनिया को मिलिटराइज कर रही थी। इसको सपोर्ट कर रहा था ब्रिटेन, यूएसए और जर्मनी के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, जहां मिलिट्री इक्विपमेंट का प्रोडक्शन होता था। सेकेंड रीजन था अलायंस सिस्टम। 19th सेंचुरी में यूरोप में कंट्रीज ने आपस में अलायंस बनाए। 1882 का ट्रिपल अलायंस, जिसके मेंबर कंट्रीज थे जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। सिमिलरली 1904 में ऑन्टॉन्ट कॉर्डियल नाम का एक अलायंस बना, जिसमें फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन थे, जो 1907 में ऑन्टॉन्ट कॉर्डियल ट्रिपल ऑन्टॉन्ट में कन्वर्ट हो गया, आफ्टर इंक्लूडिंग रशिया। मिलिटरिज्म और अलायंस सिस्टम के बाद थर्ड रीजन था इंपीरियलिज्म, मतलब अपने अपने रूल के एरिया को एक्सपैंड करने की दौड़। सारी मेजर पावर्स, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए एटसेट्रा, अपनी कॉलोनीज को एक्सटेंड करने में लगे हुए थे। दोस्तों, अफ्रीका में कॉलोनाइजेशन की ऐसी रेस थी कि उसके लिए हिस्टोरियंस एक टर्म यूज करते हैं, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। अफ्रीका उस समय अनएक्सप्लोर्ड था, प्लस चीप लेबर का सोर्स था और साथ ही साथ वहां के डायमंड माइंस इंपीरियल नेशंस की नजर में आ गए थे। मल्टीपल कंट्रीज का इंटरेस्ट अफ्रीका में होने की वजह से आपस में डिफरेंसेस आने लग गए और फिर इनको सॉल्व करने का रास्ता निकाला गया, वॉर। फोर्थ रीजन है नेशनलिज्म। जैसा कि हमने पहले देखा कि 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म की वेव यूरोप में चल रही थी। इंडिपेंडेंट नेशंस आजादी से पहले की लड़ाई को ग्लोरी ऑफ वॉर का नाम दे रहे थे।
वॉर को इस तरह ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि बस ये आखिरी वॉर है, फिर तो इंडिपेंडेंस मिलनी ही है। बाल्टिक स्टेट्स में नेशनलिज्म का वेव अपनी पीक पर था। दोस्तों, इसके अलावा वॉर के कुछ और रीजंस भी रहे, जैसे रशिया और ऑटोमन एम्पायर के बीच स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलीज को कंट्रोल करने की होड़। स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलीज ईजियन सी और सी ऑफ मार्मरा को कनेक्ट करती है। ये एक गेटवे है टू द मेडिटेरेनियन सी वाया ब्लैक सी। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ट्रेड की नजर से काफी इंपॉर्टेंट थी। तो ये तो थे कुछ फंडामेंटल रीजंस, बट वॉर का इमीडिएट कॉज क्या रहा, यानी वॉर शुरू कैसे हुआ? आइए जानते हैं वर्ल्ड वॉर वन का इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन का इमीडिएट कॉज था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ का असैसिनेशन। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर यूरोप की रशिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंट्री थी। इसके मेंबर स्टेट्स थे प्रेजेंट डे वर्ल्ड के ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, बॉस्निया, क्रोएशिया, पोलैंड एटसेट्रा। आर्च ड्यूक और उनकी वाइफ सारायेवो, जो कि प्रेजेंट डे कैपिटल है बॉस्निया एंड हर्जेगोविना की, यात्रा कर रहे थे और 28 जून 1914 को उन पर अटैक हुआ। उनके असैसिनेशन के पीछे हाथ था बॉस्निया के गैव्रिलो प्रिंसेप का, जो कि ब्लैक हैंड नाम के ग्रुप का मेंबर था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इस असैसिनेशन के पीछे सर्बिया का हाथ है, क्योंकि ब्लैक हैंड ग्रुप सर्बिया बेस्ड था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने जर्मनी को बताया कि उनको लगता है कि सर्बिया इस असैसिनेशन के पीछे है और अब हम सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर करने वाले हैं। जर्मनी ने फुल सपोर्ट किया। ऐसा मानो जर्मनी ने एक ब्लैंक चेक दे दिया कि तुम आगे बढ़ो और हम पीछे खड़े हैं। और फिर ऑस्ट्रो हंगरी ने कुछ ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स पर सर्बिया के साथ अग्रीमेंट करना चाहा। सर्बिया ने अग्रीमेंट मानने से मना कर दिया और फिर ऑस्ट्रो हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। आइए अब हम देखते हैं कि इस शुरुआत का ब्लेम किस कंट्री को किन कारणों की वजह से जाता है। हु इज टू बी ब्लेम्ड? दोस्तों, ये एनालाइज करना काफी डिफिकल्ट है कि क्या सारायेवो में असैसिनेशन वर्ल्ड वॉर में चेंज हो गया। कुछ हिस्टोरियंस अब भी इससे सहमति नहीं रखते हैं। कुछ ऑस्ट्रिया को ब्लेम करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया वॉर में पहली अग्रेसर कंट्री थी जिसने सर्बिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया। वहीं कुछ लोग रशिया को ब्लेम करते हैं, क्योंकि वो पहला था जिसने फुल मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दिया था। काफी हद तक इस वॉर के लिए जर्मनी को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को मानो एक ब्लैंक चेक ही दे दिया हो। जर्मनी ने काफी क्लियर कर दिया था कि तुम आगे से लड़ो, हमारा पूरा सपोर्ट है। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो उसने फ्रांस को ओपन सपोर्ट किया, जबकि वॉर से पहले और स्टार्टिंग के टाइम में ग्रेट ब्रिटेन की पोजीशन अनक्लियर थी। तो दोस्तों, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ग्रेट ब्रिटेन पहले ही फ्रांस को सपोर्ट डिक्लेयर कर देता तो क्या पता जर्मनी अपनी आर्मी के साथ मार्च ही नहीं करता और फाइटिंग केवल ईस्टर्न यूरोप तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती। भले ही वॉर की स्टार्ट ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और सर्बिया की लड़ाई से हुई, पर क्या पता उन्हें भी यही लगता हो कि बाल्कन वॉर्स की तरह ये वॉर भी लोकलाइज्ड रहेगी, लेकिन ये इतने बड़े स्केल में डेवलप होगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। खैर, वॉर शुरू होने के साथ ये बहुत तेजी से एस्केलेट भी हुआ। आइए जानते हैं रीजंस फॉर एस्केलेशन। रीजंस फॉर एस्केलेशन ऑफ वॉर। सबसे पहला कारण अलायंस सिस्टम को माना जा सकता है, जिसकी वजह से वॉर इनेविटेबल हो चुकी थी। अमेरिकन डिप्लोमैट और हिस्टोरियन जॉर्ज किनन का मानना है कि 1894 अलायंस जो फ्रांस और रशिया के बीच हुई थी, उसने यूरोप की डेस्टिनी को सील कर दिया था। अलायंसेस की वजह से एक म्यूचुअल सस्पिशन वाली सिचुएशन इवॉल्व होने लग गई थी दोनों अपोजिंग कैंप्स के बीच में। और एक वक्त ऐसा आ गया जहां से अपनी फर्दर ह्यूमिलिएशन रोकने का बस एक ही उपाय था, वॉर। एस्केलेशन की दूसरी वजह मानी जा सकती है जर्मनी और ब्रिटेन के बीच की नेवल रेस। जर्मनी इस बात को बिलीव करता था कि सी पावर काफी इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल एम्पायर के बिल्डअप के लिए। 1906 की ड्रेडनॉट बैटलशिप उस समय की सबसे एडवांस्ड शिप्स में से थी। 1914 में दोनों कंट्रीज एक इक्वल फुटिंग पर आ गए थे और खुद के जहाजों को सुपीरियर प्रूव करने में किसी कंट्री ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तीसरी वजह, एक थियरी दी जाती है कि वर्ल्ड वॉर वन दुनिया में इकोनॉमिक मास्टरी के डिजायर के लिए लड़ी गई। जर्मन बिजनेसमैन और कैपिटलिस्ट ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट वॉर करना चाहते थे,
मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इस थ्योरी के फेवर में हैं, क्योंकि इस वॉर का पूरा ब्लेम एक कैपिटलिस्ट सिस्टम को जाता है। जर्मन हिस्टोरियन जेरार्ड रिटर मानते हैं कि जर्मनी का द श्लाइफन प्लान ऑफ 1905-1906 एक्सट्रीमली रिस्की था। इस प्लान के हिसाब से जर्मनी फ्रांस और रशिया को एक साथ हराना चाहती थी। चाहे आउटकम जो भी हो, हम कह सकते हैं कि यह प्लान एक डिजास्टर की शुरुआत थी फॉर बोथ जर्मनी एंड यूरोप। एस्केलेशन की चौथी वजह मिसकैलकुलेशन मानी जा सकती है। ऑस्ट्रिया के पार्ट पर एक मेजर मिसकैलकुलेशन ये सोच लेना रहा कि अटैक के बाद रशिया सर्बिया को सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरी तरफ जर्मनी का अनकंडीशनल सपोर्ट टू ऑस्ट्रिया, जिसमें किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि मोबिलाइजेशन का मतलब वॉर ही हो जाएगा। मिलिट्री जनरल्स की बात करें तो उनसे भी एक मिसकैलकुलेशन हुई कि उन्हें लगता था कि अगर जल्दी जीत हासिल करनी है तो फुल ब्लोन फोर्स के साथ ही मिलेगी। दोस्तों, ये मिसकैलकुलेशंस इस हद तक थी कि ऑस्ट्रेलियन हिस्टोरियन LCF टर्नर वर्ल्ड वॉर 1 को एक अ ट्रेजेडी ऑफ मिसकैलकुलेशन कहते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, इन सारी कंट्रीज के कारनामों और करतूतों से हम ये बोल सकते हैं कि वॉर का मेन रीजन बस एक ही था कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी अपने कंट्रोल में ली जाए। कुछ कंट्रीज ने ज्यादा अग्रेशन होकर अनफेयर मीन्स का भी इस्तेमाल किया, पर कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज ने ग्रीडी एक्ट किया, जिस वजह से ये वॉर उस वक्त की हिस्ट्री में सबसे बड़ी वॉर बन गई। इस वॉर में न केवल मिलिट्री और रेशियल सुप्रेमेसी की होड़ लगी थी, बल्कि जिस तरह से उस टाइम के लीडर्स ने इस सिचुएशन को हैंडल किया और वॉर बढ़ती ही चली गई, इसे ऑल टाइम डिजास्ट्रस लीडरशिप फेलियर भी बोला जा सकता है। आज भी इस वॉर के लिए ब्लेम करने को लेकर एक कंसेंसस नहीं बन पाया है। अगर जर्मनी अपने अग्रेसिव बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो रशिया ज्यादा से ज्यादा आर्म्स बिल्डअप के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो दोस्तों, हम किसको ब्लेम करेंगे इस वर्ल्ड वॉर 1 के लिए? यहां किसी एक कंट्री को ब्लेम करना अनफेयर होगा, क्योंकि लगभग सारी कंट्रीज ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी। एंड में यही इंपॉर्टेंट है कि चाहे स्टार्ट किसी ने भी की हो वॉर, सबका अपना अपना रोल था टू ब्रिंग अबाउट लार्ज स्केल डेविस्टेशन टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड वॉर 1 से एक मैसिव सोशल अपहीवल हुआ, क्योंकि लाखों महिलाएं वर्कफोर्स में एंटर हुई टू रिप्लेस मेन जो वॉर में गए थे और कभी लौटकर नहीं आए। पहला वर्ल्ड वॉर स्पेनिश फ्लू ऑफ 1918 को स्प्रेड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट ग्लोबल पैंडेमिक्स था, जिसमें लगभग 20 से 50 मिलियन लोगों की जान गई थी। बहुत सारे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जैसे मशीन गन्स, टैंक्स, एरियल कॉम्बैट एंड रेडियो कम्युनिकेशंस का मैसिव स्केल पर इंट्रोडक्शन भी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही हुआ था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर वर्ल्ड वॉर 1 एक ऐसा इवेंट था जिसके लॉन्ग टर्म नेगेटिव इंपैक्ट्स किसी न किसी रूप में आज भी विजिबल हैं।